मैं भी ये समझता हूँ कि जो ईमानदार टैक्स पेयर है उसके लिए बजट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि चीज़ें जिस माहौल में चल रही हैं उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने चूँकि खुद ही लिटिगेशन को कम करने की प्लानिंग कर रही है, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक। लेकिन डायमंड ज्वेलरी हर किसी के बस की बात नहीं है ना। हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, हम इमिटेशन ज्वेलरी की तरफ ज़्यादा भागते हैं। तो डायमंड ज्वेलरी सस्ती करने से हम लोगों के हाथ कुछ ऐसी वाली बात नहीं है। अगर हम अर्थव्यवस्था के हिसाब से करें, हम इंफ्रा की बात करें तो सरकार ने जो इस साल का लक्ष्य रखा है 25,000 किलोमीटर सड़कों का लक्ष्य रखा है। फिर हम बात करें लाखों रोजगार देने का सरकार ने लक्ष्य रखा है, और उसके साथ साथ इंफ्रा पे काफ़ी काम है, और लोगों को जो आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है वो सरकार ने इतना अच्छा रखा है कि ये बजट सराहनीय है। सरकार ने कोरोना एक बड़ा सरकार के लिए एक बड़ा संकट रहा है, आम लोगों के लिए भी, सरकार के लिए भी बहुत बड़ा बजट कोरोना खा गया है सरकार का। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी रियायतें या बहुत सारे उसके अंदर जो बजट के अंदर प्रावधान किए जा सकते थे, जिससे आम आदमी को राहत मिलती, महिलाओं को राहत मिलती, युवाओं को राहत मिलती, उद्योगपतियों को राहत मिलती, रियल इस्टेट को राहत मिलती, शिक्षा से जुड़े हुए लोगों को राहत मिलती, लेकिन उस तरीके की कोई चीज़ें इसमें देखने को नहीं आई हैं। वर्ष 2022-23 का वित्त बजट आखिर पेश कर दिया गया है और इस बजट पर टकटकी लगाए पूरा देश देख रहा था। किसको राहत मिली और कौन व्यक्ति मायूस रहा, आज इस पर चर्चा करने के लिए तमाम फरीदाबाद के नागरिक हमारे साथ मौजूद हैं। अलग अलग सेक्टर्स से हैं, हम उनसे रूबरू करवाएंगे और जानेंगे कि आखिर इस बजट को लेकर जो उम्मीदें थी उस पर यह बजट कितना खरा उतरता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं टैक्स की। हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट दीपक गर्ग जी मौजूद है। सर, टैक्सेशन को लेकर बजट पर विशेष निगाह रहती है, लेकिन आम आदमी ठगा सा महसूस कर रहा है इस बजट में, कितना सहमत है इस बात से? कि पूजा जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब भी बजट आता है तो आम आदमी ये महसूस करता है कि भाई टैक्स का रेट चेंज होना है, टैक्स का स्लैब चेंज होना ही बजट है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। थोड़ा सा मायूसी उसमें हाथ लगी है, और लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें गवर्नमेंट ने थोड़ा सा आज के बजट में जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला, एक तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसका जो सरचार्ज है वो 15% कैप करने की बात करी है, क्योंकि पहले सरचार्ज जो है वो इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से जाता था और सरचार्ज जो ज़्यादा लगता था, लेकिन उसको 15% कैप करने की बात की है। जो प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर है उसका सरचार्ज भी कम किया है, और साथ साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी का सरचार्ज भी कम किया है। इसके अलावा लिटिगेशन को थोड़ा सा कम करने की बात करी है। आज 2 साल पहले कानून में चेंज कर दिया था कि आप अपनी रिवाइज रिटर्न उसी फाइनेंशियल ईयर में चेंज कर सकते हैं, उसके बाद उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अभी 2 साल का प्रोविज़न उन्होंने दोबारा से डाला है कि 2 साल तक आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। उसके रूल्स अभी आएंगे। अभी आज चूँकि बजट ही पेश हुआ है तो रूल्स बनने में थोड़ा सा हो सकता है कल या परसों में। सर, लेकिन लगता है कि जो ईमानदार टैक्स पेयर है, जैसा सरकार ने जो जिस तरह से बजट पेश किया है टैक्सेशन को लेकर, ईमानदार टैक्स पेयर की सोच को कहीं ना कहीं इस बजट में रखा गया है। हाँ पूजा जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और मैं भी ये समझता हूँ कि जो ईमानदार टैक्स पेयर है उसके लिए बजट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि चीज़ें जिस माहौल में चल रही हैं उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने चूँकि खुद ही लिटिगेशन को कम करने की प्लानिंग कर रही है, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ। क्रिप्टो करेंसी को लेकर सर क्या कहेंगे? क्रिप्टो करेंसी, भारत अगले साल 1 साल में अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने जा रहा है। कितना इससे लगता है कि एक अर्थव्यवस्था को कितना बूस्ट मिलेगा? देखिए, क्रिप्टो करेंसी जो अभी एट प्रेजेंट चल रही है, पहले तो मैं उसकी बात करूंगा। उस पर सरकार ने 30% टैक्स लगाने की बात की है, और जो अपनी क्रिप्टो करेंसी लाने की बात चल रही है उसके लिए अभी जो भी रूल्स आएंगे मैं अभी उसको बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाया हूँ, पढ़ नहीं पाया हूँ, तो मैं उसके बारे में अभी आपको कुछ नहीं कह पाऊँगा। लेकिन जो टैक्स का रेट है 30%, वो हाईएस्ट टैक्स का रेट है जो एक इंडिविजुअल के लिए लगता है, तो वो उसको एक 30% के दायरे में लाने की बात उन्होंने ज़रूर की है जी। और देखिए, महिला वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है, तो महिलाओं को जो उम्मीदें थी उस पर कितना सार्थक ये बजट साबित हुआ है। हमारे साथ नेहा गर्ग जी मौजूद हैं, होम मेकर हैं। नेहा जी, महिला होने के नाते क्या लगता है, बजट चेहरे पे मुस्कान लाने वाला था या फिर डीमोटिवेटेड रहा? ये बजट तो हमारे लिए थोड़ा डीमोटिवेटेड ही रहा, थोड़ा जैसे उम्मीदों पर नहीं खरा उतरा। क्यों नहीं खरा उतरा? क्योंकि मोदी जी ने अपने आत्मनिर्भर भारत की जो बात करते हैं उसके हिसाब से सही है। अगर दूर की सोच रखी है वो सही है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो हमें कोई राहत नहीं मिली। जी, तो क्या एक टैक्स स्लैब में विशेष महिलाओं को राहत मिले, इसकी बात कही जा रही थी, डिमांड कर रही थी महिलाएं? महिलाओं को ज़्यादा उम्मीद थी इस बजट से, क्योंकि हमारी वित्त मंत्री खुद महिलाएं हैं। लेकिन महिलाओं को तो छोड़ो, वो तो हमें जेंट्स लोगों को भी नहीं मिला टैक्स स्लैब में राहत। तो लेकिन हीरे की ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी तो सस्ती कर दी है,
इमिटेशन ज्वेलरी ज़रूर महंगी की है। लेकिन डायमंड ज्वेलरी हर किसी के बस की बात नहीं है ना, हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, हम इमिटेशन ज्वेलरी की तरफ ज़्यादा भागते हैं। तो डायमंड ज्वेलरी सस्ती करने से हम लोगों के हाथ कुछ ऐसी वाली बात नहीं है। और अभी कोविड का पूरा दौर गुजरा है, हम लोग कुछ छोटा मोटा सेटअप भी अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कोई है नहीं, कोई लोन का हमें ऐसा नहीं कि हमें लोन की कोई मतलब कुछ प्रोविजन नहीं किया। Provision बिल्कुल नहीं देखिए, मिला है। आत्मनिर्भर भारत की बात कही जाती है, लेकिन महिलाएं आत्मनिर्भर बने इसके लिए कोई खास प्रोविजन इस बजट में नहीं किया गया है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पंकज गर्ग है जी। पंकज जी, किस तरह का बजट मानते हैं एक व्यवसायी होने के नाते? अर्थव्यवस्था को बूस्ट देगा ये बजट कहा जा रहा था, लेकिन एक व्यवसायी के लिए ये बूस्टर डोज साबित होगा बजट? मैम बिल्कुल साबित होगा जी। अगर हम अर्थव्यवस्था के हिसाब से करें, हम इंफ्रा की बात करें, तो सरकार ने जो इस साल का लक्ष्य रखा है 25,000 किलोमीटर सड़कों का लक्ष्य रखा है। फिर हम बात करें लाखों रोजगार देने का सरकार ने लक्ष्य रखा है, और उसके साथ साथ इंफ्रा पे काफ़ी काम है, और लोगों को जो आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है वो सरकार ने इतना अच्छा रखा है कि ये बजट सराहनीय है जी। लेकिन अगर एजुकेशन सेक्टर की बात करें, इंडस्ट्री सेक्टर की बात करें, बहुत कुछ खास नहीं इस पर चर्चा की गई है। मैम एजुकेशन सेक्टर में देखा जाए तो एजुकेशन सेक्टर में तो देखा जाए सरकार की जो पहल है वो शुरू से ही एजुकेशन सेक्टर में रही है, और साथ के साथ चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा उनका योगदान रहा है। जैसे हमारे 2 साल में कोरोना काल निकला है, कोरोना काल में देखा है सरकार का जो काम रहा है बहुत ही सराहनीय रहा है। जी बिल्कुल। और सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्योंकि जो पिछले साल सरकार ने उम्मीद लगाई थी कि जो खर्चे होंगे और इनकम होगी उसमें एक बैलेंस स्थापित होगा, लेकिन इस साल कोरोना की वजह से खर्चे बढ़ गए, तो वो एक इनकम और एक्सपेंसेस में एक गैप नज़र आया, और ये पूरा बजट उसी पर केंद्रित नज़र आया ताकि बोझ ना पड़े और इस गैप को फिल किया जाए। तो लगता है कि उससे कहीं ना कहीं आम आदमी इस बजट से मायूस हुआ है। देखिए बिल्कुल सरकार ने कोरोना एक बड़ा सरकार के लिए एक बड़ा संकट रहा है, आम लोगों के लिए भी, सरकार के लिए भी बहुत बड़ा बजट कोरोना खा गया है सरकार का। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी रियायतें या बहुत सारे उसके अंदर जो बजट के अंदर प्रावधान किए जा सकते थे जिससे आम आदमी को राहत मिलती, महिलाओं को राहत मिलती, युवाओं को राहत मिलती, उद्योगपतियों को राहत मिलती, रियल इस्टेट को राहत मिलती, शिक्षा से जुड़े हुए लोगों को राहत मिलती। लेकिन उस तरीके की कोई चीज़ें इसमें देखने को नहीं आई हैं। केवल ये कहा जा रहा है कि आने वाले 10 सालों के अंदर ये होगा, आने वाले 5 सालों में ये होगा, आने वाले 25 सालों में ये होगा, आने वाले 100 सालों का भारत ऐसा होगा, 100 सालों का बजट दिया है। तो भविष्य की बात की गई है। अभी करंट जो चाहे वो बेरोजगारी की बात करें तो युवा आज का युवा जो है वो वेंटिलेटर पर है, उसको नौकरी चाहिए। तो कोरोना के कारण प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरियां चली गई हैं लोगों की, तो उनको तत्काल राहत चाहिए। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन रोजगार के लिए तो सरकार ने बोला है लाखों की संख्या में रोजगार मिलेगा। बिल्कुल लाखों की संख्या में रोज़गार मिलेगा। जब केंद्र में मोदी सरकार बनी थी उस समय हर साल लाखों को रोज़गार देने की बात कही थी। तो पुराने आंकड़े यदि सरकार पेश करती कि हमने इतने साल में इतने लोगों को रोज़गार दिया तो बात समझ में आती। केवल भविष्य की बात करने से पेट नहीं भरेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति की नौकरी चली गई है उसका घर तभी चलेगा जब उसकी नौकरी मिलेगी उसको, उसके घर में पैसा आएगा और उसके घर का राशन उससे मिल पाएगा। ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन पिछले 2 सालों के बीच कोरोना में जो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जो संकट आया है, उस संकट से जो लोगों की नौकरियां गई हैं, वो जो बेरोजगार हुए हैं, वो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जिसकी चर्चा ना तो बजट में की गई है, ना उन लोगों को राहत देने के लिए कोई बात या कोई व्यवस्था या कोई प्रावधान बजट में किया गया है। तो बड़ी चिंता का विषय है। सर, कोरोना की बूस्टर डोज देने के लिए सरकार जो है पूरी तरह से संकल्पबद्ध है, लेकिन एजुकेशन सेक्टर बहुत बड़ी बूस्टर डोज के इंतज़ार में था। रियल स्टेट सेक्टर की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, जो बहुत मुश्किल से, ये 3 सेगमेंट ऐसे हैं, और फरीदाबाद क्योंकि औद्योगिक नगरी है तो MSME बहुत बड़ी संख्या में है यहाँ पर, लेकिन हर कोई निराश है, हर कोई समझ नहीं पा रहा है कि ये बजट इसको किस तरह से ले। क्योंकि अगर ओवरऑल बात करते हैं तो देश की जब अर्थव्यवस्था की बात आती है तो वहाँ वो अपने आप को कहीं ना कहीं सांत्वना देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ओवरऑल अपने सेक्टर में वो खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। देखिए, बूस्टर डोज और कोरोना की डोज की बात करें तो सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है। मैं इसमें सरकार ने बहुत सराहनीय काम किया है। पहली और दूसरी डोज जितनी बड़ी संख्या में भारत में लगाई गई है वो कहीं किसी कंट्री में नहीं लगी है, उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। लेकिन अगर रियल इस्टेट की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें,
तो उसके लिए बजट में कुछ नहीं है। MSME की बात करें, बजट में कुछ नहीं है। आज उद्योगपति कुछ नहीं मांगता है सरकार से। उद्योगपति कहता है मुझे बिजली दे दो, सड़क दे दो, बाकी मैं टैक्स भी दूंगा, मैं रोजगार भी दूंगा। लेकिन सरकार उनको सड़क और बिजली ही नहीं दे पा रही है। NCR में तो इतना बुरा हाल है कि जनरेटर आप चला नहीं सकते। आप जनरेटर चलाएंगे तो ग्रेप सिस्टम लागू है, आपकी फैक्ट्री सील कर दी जाएगी और बिजली आपको मिल नहीं रही है। ऐसे में आप बताइए कि इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी कैसे? उसको लेकर के कोई प्रावधान नहीं है। पिछले 15 सालों से हम देखते आ रहे हैं। लेकिन क्लीन एनर्जी की बात सरकार कर रही है कि क्लीन एनर्जी पर ध्यान दिया जाएगा। देखिए, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज अगर कोई व्यक्ति उद्योग चला रहा है, उसके पास जिस एनर्जी से वो चला रहा है, उसको उसी एनर्जी से उद्योग चलाना है। मान लीजिए ये PNG की बात करते हैं, PNG की लाइन ही नहीं है। PNG की जब लाइन ही नहीं है तो इंडस्ट्री कैसे PNG से चलेगी? सब्सिडी की भी मांग एक बड़ी बहुत लंबे समय से की जा रही है कि PNG पे उद्योगों को सब्सिडी दी जाए। जी बिल्कुल, कोई सब्सिडी नहीं है। अब तो पिछले दिनों की अगर हम पिछले 3 महीनों की बात करें तो PNG के रेट इतने बढ़ गए हैं कि जनरेटर में और PNG में कोई अंतर नज़र नहीं आता है। और जो डीजल के जो इक्विपमेंट्स हैं और जो PNG से चलने वाले इक्विपमेंट्स हैं, उनकी कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल है। तो इंडस्ट्री को यदि सपोर्ट नहीं मिलेगा तो इंडस्ट्री चलेगी कैसे? इंडस्ट्री चलेगी नहीं तो रिवेन्यू कहाँ से आएगा? इंडस्ट्री चलेगी नहीं तो रोजगार कहाँ से आएगा? और रोजगार और रिवेन्यू नहीं मिलेगा तो सरकार कैसे चलेगी? तो सर एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि एक लोगों में एक डर और हो गया, क्योंकि किसान कह रहे हैं कि हमारे लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है, जबकि MSP पर बोला है कि मैक्सिमम खरीद की जाएगी, ऑर्गेनिक खेती की बात की जा रही है। लेकिन किसान कह रहे हैं कि ये बात तो सरकार पहले से भी कहती आ रही है, तो नया क्या है? तो लोगों में डर है कि कहीं बड़ी मुश्किल से धरना प्रदर्शन खत्म हुआ है, कहीं दोबारा किसान जो है इस बात को लेकर ना अड़ जाएं। देखिए, धरना प्रदर्शन करने के लिए तो देश में हर कोई स्वतंत्र है, वो कोई भी और कहीं भी कर सकता है। लेकिन जहाँ तक किसानों की बात है तो मैं नहीं समझता कि किसानों को लेकर के सरकार कभी भी निराशाजनक सरकार का प्रदर्शन रहा होगा। सरकार किसानों के लिए हर तरीके से व्यवस्थाएं करती है, उनके लोन भी माफ़ करती है, उनके कर्जे भी माफ़ करती है, बिजली के बिल भी माफ़ करती है, उनको गिरदावरी भी करवा करके उनकी फसलों के नुकसान का भी। यानी किसानों को बड़ा मन रखना चाहिए बजट को लेकर। इस बजट को लेकर के किसानों को मैं नहीं समझता कि उनको कोई निराश होने की ज़रूरत है। और उसके बजट के अलावा भी सरकार समय समय पर उनका ध्यान रखती है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके से किसान एक बड़ा हिस्सा है, देश का अन्नदाता हम उसको कहते हैं। हालांकि वैसे तो अन्नदाता भगवान होता है, लेकिन उसी के साथ हम इनको जोड़ करके देखते हैं किसानों को। लेकिन उसी तरीके से जो देश का उद्योग है वो भी एक देश का बहुत बड़ा अन्नदाता है। अगर उद्योग चलेगा तो रोजगार मिलेगा, उद्योग चलेगा तो रिवेन्यू मिलेगा, टैक्स मिलेगा, देश आत्मनिर्भर बनेगा। अगर देश आत्मनिर्भर बनेगा उद्योग से ही बनेगा। इसलिए उद्योगों का विकास बहुत ज़रूरी है, किसानों की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, युवाओं को रोजगार ज़रूरी है। अब एजुकेशन सिस्टम अभी जिस तरीके से कोरोना के अंदर अब ये ऑनलाइन और ये सब चीज़ें चली हैं, जिस तरीके से बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, बुद्धिजीवियों में अब ये चर्चा है कि आने वाला समय जो है वो जो पीढ़ी तैयार हो रही है वो एक पीढ़ी इतनी काबिल पीढ़ी नहीं रहेगी। तो ये चिंता का विषय है। लेकिन सर जैसे ओवरऑल अगर बजट को देखा जाए तो एक कोरोना काल से निपटने का एक रोड मैप भी नज़र आता है ताकि चीज़ें बाधित ना हो। डिजिटलाइजेशन पर हर सेक्टर में जोर दिया है सरकार ने। ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ की, डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें या फिर और जो संसाधन है उनकी बात करें, तो एक लगता है कि कोरोना के आगामी खतरों को देखते हुए पूरी तैयारी के साथ इस बजट में सरकार उतरी है उसे उभरने के लिए। नहीं, बिल्कुल ये अच्छी बात है। डिजिटलाइजेशन होना चाहिए क्योंकि समय के साथ साथ आगे बढ़ना ज़रूरी है। लेकिन वो डिजिटलाइजेशन के लिए हमारे पास इंफ्रा भी तो उस तरीके का होना चाहिए ना। अभी इंफ्रा हमारे पास है नहीं। आज हम अगर कहीं पर भी कोई ऑनलाइन कोई चीज़ करते हैं और मौसम ज़रा सा ख़राब होता है तो सब कुछ हैंग हो जाता है। आज सरकारी साइट्स हैं, बहुत सारी चीज़ों को ऑनलाइन किया गया, डिजिटलाइजेशन किया गया, लेकिन पता लगता है कि 4-4 दिन साइट ही नहीं चल रही है, 4-4 दिन तक साइट ही ब्लॉक है, हैंग हुई पड़ी है। तो इन चीज़ों को भी हमें साथ में लेना चाहिए, लेकिन धरातल पर भी काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, देखिए तत्काल राहत इस बजट में ज़रूर आम लोगों को नहीं मिली है, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि दूरगामी सोच के साथ 100वें वर्ष अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, तो 100वें वर्ष का भारत कैसा होगा इसका प्रारूप इस बजट में देखा जा सकता है। और कहीं ना कहीं आम आदमी जो है, जो एक राहत की उम्मीद लगाए बैठा था, चाहे वो आम आदमी के साथ उद्योग हो, किसान हो, महिलाएं हो, थोड़ी निराशा ज़रूर हुई है। लेकिन जब देश की बात आती है तो लोग ज़रूर ये कह रहे हैं कि बेशक ये तत्काल राहत का बजट ना हो, लेकिन भविष्य का बजट इसे
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।